नमस्कार, मैं अंशुल विद्यार्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे एकदम जानदार तरीके से, मेहनत लगा करके एकदम तोड़ फोड़ रहे होंगे। तो इससे पहले हम सभी लोगों ने वर्तनी शुद्धि पर बात करते हुए शब्दों की शुद्धि पर बात करी थी। आज वाक्य की शुद्धि पर जो है बात करते हैं। तो एक दो क्लास इसमें जो है हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत वाक्य के नियमों पर बात कर लेते हैं। जो भी 10-12 जो भी नियम होंगे वो हम लोग जो है एक वीडियो में, दो वीडियो में देख लेंगे, कायदे का देख लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ताकि इसमें नियमों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना रहे। तो आज है 6 जुलाई। आज है 6 जुलाई 6/7/2025 और हम सभी लोग बात करेंगे वर्तनी शुद्धि पर। ठीक है, सामान्य हिंदी। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हिंदी चाहे आप ऐसे लिखें, ठीक है, ना है, और चाहे ऐसे लिखें, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, तो वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत हम लोग आज जो है नियमों पर बात करेंगे। जो भी जितने भी नियम होंगे उन पर जो है एक दो करके जो है कुछ उदाहरण के साथ, एक दो उदाहरण के साथ हम लोग देख लेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वाक्य के आधार पर जो हम लोग देखेंगे शुद्धि। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अगर हम देखें रचना के आधार पर अगर देखेंगे तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला यह है कि एक तो होता है सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य। ठीक, सरल वाक्य के अंतर्गत क्या होता है कि जहां पर कर्ता एक ही हो, ठीक है, एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, उसका कोई उपवाक्य ना हो। ठीक है, मतलब ये कह लिया जाए कि एक कर्ता, ठीक है, एवं एक क्रिया, एकदम सीधी सीधी बात। ठीक है, कोई भी उपवाक्य नहीं। ठीक है, कोई भी उपवाक्य नहीं। मतलब अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो ये कह दें कि जो है राम स्कूल जा रहा है, बस सीधी सी बात है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि राम स्कूल जा रहा है और इसी के ऊपर कोई एक उपवाक्य जुड़ा हो कि ये कहा जाए कि राम जैसे ही विद्यालय पहुंचा बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक कर्ता, दो क्रियाएं, एक उपवाक्य, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई इसमें नहीं रहता है। सरल वाक्य का मतलब है सरल वाक्य। जैसे मतलब ये कहा जाए कि विद्यार्थी ने अपना कार्य समय पर पूर्ण कर लिया। ठीक, अगर देखा जाए, ठीक, एकदम विद्यार्थी ने अपना कार्य समय पर पूर्ण कर लिया। ठीक, किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि इसमें 2 कर्ता हों या 2 क्रियाएं हों, इसमें कोई उपवाक्य है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा सरल वाक्य है। अब यहां पर तो ये तो एक हो गया सरल वाक्य, लेकिन यहां पर 2 ऐसे इसके भेद और हैं रचना के आधार पर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, जो 3 प्रकार होते हैं। इसमें से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दूसरा भेद हम लोग देखते हैं, यह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होगा कि एक तो वाक्य होगा
और दूसरा उपवाक्य कुछ जो है योजक चिन्ह होगा, या फिर या, वा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, और, लेकिन, तथा, एवं से ऐसे जुड़ा होगा। मतलब एक अगर इसका कहा जाए तो एक मुख्य वाक्य के साथ एक उपवाक्य जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर। अब ये जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा, किन किन शब्दों से जुड़ा होगा। तो जैसे मान लीजिए एक तो योजक चिन्ह लग गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ठीक, यहां पर ध्यान कर लीजिएगा, ये जो चिन्ह है ये वर्तनी शुद्धि में, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, चिन्ह इस प्रकार से भी सही, और यहां पर जो नीचे हलंत लगा हुआ ये भी सही है। ठीक है, योजक चिन्ह हो गया, या फिर या लिखा हो, वा लिखा हो, ठीक है, अथवा, किंतु, परंतु, ठीक, और लेकिन, ठीक, लेकिन, एवं, इसलिए, ऐसे जो है शब्द अगर मान लीजिए आपको दिखाई पड़ जाएं तो ये मान लीजिए जुड़ा हुआ, तो ये मान लीजिए कि वो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, वो क्या है, संयुक्त वाक्य है। अब मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये कहा गया, जैसे बादल घिरे किंतु बरसात नहीं हुई, किंतु बरसात नहीं हुई, नहीं हुई। ठीक, तो यहां पर जो ये किंतु है यही संयुक्त वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। एक तो ये हुआ कि बादल घिरे, ठीक है, बादल घिरे किंतु बरसात नहीं हुई। इन दोनों, एक तो ये मुख्य वाक्य हो गया, भाई बादल जब तक नहीं घिरेंगे तो बरसात कहां होगी, तो मुख्य वाक्य इसमें है कि बादल घिरे, बादल का घिरना यहां पर मुख्य वाक्य हो गया, बादल घिरे किंतु बरसात नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज हो गया। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप एक है, आप नाश्ता करेंगे या खाना खाएंगे। ठीक है, अब यहां पर जो या शब्द है, ठीक है, या, ये क्या है, ये दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, अर्थात ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है। ठीक, संयुक्त वाक्य होता है। तो यहां पर क्या है, किंतु हो गया, या हो गया। ठीक है, मान लीजिए क्या नाम है, लेकिन। ठीक, जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने कहा कि मैंने पूरी कोशिश की लेकिन हम बचा नहीं सके, मैंने कोशिश पूरी की लेकिन हम बचा नहीं सके। ठीक है, इस तरीके का अगर मान लीजिए वाक्य मिले, ठीक है, अथवा लगा हो, इसलिए लगा हो, तो आपको करना क्या है कि ये जो इतने आपको दिखाई दे रहे हैं इनको आप ध्यान कर लीजिए कि ये आपको संयुक्त वाक्य के अंतर्गत दिखाई देगा। ठीक है, योजक चिन्ह लगा हो, या, वा, लेकिन, और, परंतु, किंतु, अथवा, एवं, इसलिए, कुछ ऐसे शब्द है। देखिए, या, अथवा, या, वा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, और, एवं, इसलिए, ये सब क्या है, मतलब एक नहीं दूसरा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई प्रश्न पत्र आपको मिलता है हल करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक मान लीजिए एक प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 1 में जो है एक प्रश्न ये दिया है और इसके नीचे लिखा है अथवा और दूसरा प्रश्न, अर्थात ये हल ना करिए तो ये हल करिए। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखिए कि इसमें क्या है कि
या इसमें जैसे बादल घिरे किंतु बरसात नहीं हुई, एक तो काम हुआ, बादल घिरे लेकिन काम यहां पर नहीं हुआ है, यानी बरसने का कार्य नहीं हुआ, ठीक है, तो किंतु से जोड़ दिए हमने, ठीक है। यहां पर आप नाश्ता करेंगे या खाना खाएंगे, क्या कार्य करेंगे, तो ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य है, अर्थात जो है एक वाक्य जो है दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। तीसरा और देख लेते हैं, तीसरा देखते हैं मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इसमें भी कुछ शब्द हैं जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों, एक मतलब यहां पर होगा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। एक जो है प्रधान वाक्य होगा, प्रधान वाक्य, और अन्य सभी क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य, ठीक। मतलब इसमें भी क्या होगा कि इसमें एक से अधिक होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी बात कही जा रही है, जैसे मैं जब तक वहां गया ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, तो मैं दौड़ते हुए जो है बस पकड़ने की कोशिश की लेकिन बस निकल गई। तो क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे कि कोई शब्द जिससे शुरुआत होती है उसी से आधारित दूसरे भी शब्द से शुरुआत होती है। खैर, हम लोग जो है उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण नहीं, इसमें कुछ शब्द हैं जो कि लगेंगे, ठीक है, उन शब्दों को देख लेते हैं कि शुरुआत किससे होगी। जैसे मान लीजिए जब से अगर वाक्य की शुरुआत होगी, पहले जो है प्रधान वाक्य की शुरुआत होगी, तो तब जो है से उससे जो आश्रित, उस पर जो आश्रित उपवाक्य है उससे शुरू होगी, ठीक है। मतलब इसका उदाहरण अगर हम देखें, जब तक मैं स्टेशन पर पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। ये आपका मिश्र वाक्य का है। अर्थात यहां पर आप देखेंगे कि जब और ये तब है, ठीक है। जब तक मैं स्टेशन पर पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अब यहां पर जो तक लगा हुआ है ये इसके साथ में लगा, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी, ये भी एक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है कुछ ऐसे हैं, तो इनको देख लीजिए, जब और तब, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, जब तब, जहां वहां। जैसे नहीं कहते हैं कि तुम जहां मैं वहां, ऐसे, ठीक है। जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जैसे वैसे, या फिर जैसा वैसा। जैसे नहीं कहते जैसा काम वैसा परिणाम। इसके बाद यदि, तो, ठीक है, जिन्हें, उन्हें, ठीक है, और जो, सो, और एक और है कि, ठीक है। तो इतने आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। जब तब, जहां वहां, जैसी वैसी, यदि तो, जिन्हें, उन्हें, जो,
सो और कि, ये जो है अगर आपको दिखाई पड़ जाए वाक्य में, तो आपको मिश्र वाक्य के अंतर्गत उस वाक्य को समझना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण के स्वरूप में समझ लेते हैं। उदाहरण के स्वरूप में जैसे मान लीजिए कि ये कहा जाए कि जैसे एक है जिसकी और उसकी, एक बहुत अच्छा जिसकी उसकी, एक प्रसिद्ध मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, ये तो जिसकी और यहां पर उसकी आ गया। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग ध्यान करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा वाक्य आपको दिखाई पड़ जाए, मैंने कहा ना, जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, जैसा, इसी से अगर मान लीजिए जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, तो यहां पर ये आपको दिखाई पड़ जाएगा, तो ये आपको सही जो है मिश्र वाक्य के अंतर्गत आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं, जो सो जिसकी उसकी जहां वहां तब जब तब जैसी वैसी जैसे वैसे यदि तो जिन्हें उन्हें की। ठीक है, तो ऐसे शब्दों से, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि जिसकी और उसकी अगर है तो जिसकी से शुरुआत होगा पहले वाक्य की और उसकी से शुरुआत होगा दूसरे वाक्य की। जैसे जिसकी लाठी एक वाक्य हो गया, उसकी भैंस से दूसरा वाक्य हो गया। तो यहां पर क्या हुआ कि जिसकी लाठी में जो है एक वाक्य में जिसकी से शुरू हुआ, दूसरा वाक्य उसकी भैंस, तो यानी उसकी से शुरू हुआ। तो यहां पर, और इन चीज को बस आप थोड़ा सा इसका टेक्निक समझ लेंगे तो मुझे लगता है ये आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, अब यहां पर जो है एक एक तरीके से जो है नियम से शुरू करते हैं। तो यहां पर जो है पहला हम देखते हैं नियम नंबर 1। अब ये ध्यान रखना कि जो ये नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 है, ये मतलब कि मैंने अपनी तरफ से रखे हैं। ये मत सोचिएगा कि ये व्याकरण में जो है किसी व्याकरण ग्रंथ में नियम नंबर 1 के तहत होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये अपने अनुसार से रखा हुआ है। ठीक है, ये मत समझिएगा ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा कि हाँ ये नियम नंबर 1 के तहत है कि 2 के तहत है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो नियम नंबर 1 मतलब, या फिर इसको कह सकते हो 1, बस ये भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। तो मतलब इसमें यह है कि पहला है कि वाक्य में सार्थक पदों या शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यहां पद और शब्द एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर उदाहरण के स्वरूप में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहा तुम यहां बेफालतू क्यों बैठे हो। बैठे हो। ठीक, अब यहां पर जो बेफालतू है, ठीक है, इस चीज को केवल समझना रहेगा कि फालतू का अर्थ ही यहां पर क्या है। फालतू का अर्थ क्या हुआ, व्यर्थ। तो बेश जो यहां पर लगा है यही गलत है। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, इसका अगर हम शुद्ध की बात करें, तुम यहां फालतू क्यों बैठे हो। ठीक, ऐसे ही और भी, जैसे मान लीजिए बेफिजूल खर्ची, तुम्हें बेफिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए।
ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिजूल वैसे ही व्यर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, तो तुम्हें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बस ये इसमें इतना हो गया कि जो है सार्थक पदों का या शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, दूसरे में आते हैं कि ये कहा जाए कि वाक्य में जो नोट्स मैंने दिया हुआ था उसमें यही क्रम ही है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स को सामने रखेंगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। वाक्य में एक भाव के लिए एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अब उदाहरण स्वरूप इसको देख लेते हैं। उदाहरण, प्रातःकाल का समय बड़ा सुहावना होता है। बड़ा सुहावना होता है। तो यहां पर ध्यान करिए, प्रातःकाल का समय बड़ा सुहावना होता है, यानी यहां पर आप देखेंगे कि काल और समय दोनों ही जो है समय का सूचक है। समय का सूचक है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि प्रातःकाल बड़ा सुहावना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा, अगर हम ये बात करें उदाहरण के रूप में, ठीक है, अगर उदाहरण के रूप में दूसरा हम बात करें कि वह बाजार से वापस लौट आया। दूसरा देखें कि मैं सपरिवार सानंदित हूं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान करने वाली बात यह होगी, वह बाजार से वापस लौट आया, ये दोनों ही लौटने के अर्थ में हैं। लौटने के अर्थ में दोनों शब्द क्या है? वापस लौट आया। ठीक है, दोनों ही जो है वापस होने के अर्थ में है। तो ये क्या हो जाएगा? वह बाजार से लौट आया। ठीक है, लौट आया। या फिर यहां पर दूसरा कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि ये अगर वाक्य मतलब विकल्प में ये है तो भी ठीक है। और दूसरा वाक्य इस तरीके से बनेगा, वह बाजार से वापस आ गया। या फिर ये वाक्य होगा। इन दोनों वाक्य में से एक ये वाक्य, वह बाजार से लौट आया, वह बाजार से वापस आ गया, इसमें से कोई भी एक वाक्य अगर है तो वो सही होगा। दूसरे में आते हैं, मैं सपरिवार। सपरिवार का मतलब होता है परिवार सहित। ठीक है, परिवार सहित। और सानंदित का अर्थ होता है आनंद सहित। ठीक, तो यहां पर सहित इसमें भी है और सहित इसमें भी है। तो ये ध्यान कर लीजिएगा, एक वाक्य में जो है शब्द का दोहराव नहीं होगा। ठीक है, शब्द का दोहराव नहीं होगा। तो ये चीज यहां पर ध्यान करने वाली बात ये होगी। तो यहां पर मैं सपरिवार आनंदित हूं, इसका जो अगर शुद्ध वाक्य होगा, मैं सपरिवार आनंदित हूं। ठीक है, मैं सपरिवार आनंदित हूं। ठीक है, क्लियर हो गया।
आगे चलते हैं। मतलब यहां पर ध्यान देने वाली यही बात मैंने कही कि अगर मान लीजिए कोई भी आपको ऐसा वाक्य दिखता है जिसमें से जो है शब्दों का दोहराव हो रहा है, जैसे यहां पर वापस और लौट, यानी क्या है, ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सा परिवार, सानंदित, सा सहित, यहां पर यहां भी सहित है, ठीक है, तो यानी कि ये भी यहां पर नहीं होगा। यहां प्रातः काल, काल और समय ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। या फिर एक वाक्य और हम लोग देख लेते हैं कि मोहन सज्जन व्यक्ति है, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, सज्जन और व्यक्ति, इसमें क्या है, सत धन जन, ठीक है। तो यहां भी जन है और ये व्यक्ति, तो दोनों का अर्थ ही मनुष्य हुआ, दोनों का अर्थ ही व्यक्ति, जन, मनुष्य, जो भी कुछ कर ले वो एक ही हुआ। तो सज्जन में भी जन जो व्यक्ति को इंगित करता है और व्यक्ति लिखा भी है, तो इसलिए इसका जो सही होगा, मोहन सज्जन है, बस मोहन सज्जन है, हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम की तरफ, ठीक है। अब एक बात और ध्यान कर लीजिए, यहां से अगर आप वीडियो को 1.5x या 2x पर देख रहे हो तो थोड़ा सा इसको स्लो कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, ताकि क्योंकि यहां से आपको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता रहेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान, यहां से जो भी आपके 7-8 नियम 10 नियम जो भी होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं इसको स्लो करके देखिएगा। तो तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह में दो तरीके से लिख दे रहा हूं क्योंकि ये शब्द पूछा जाता है, कारक चिन्ह रहित आए तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कारक चिन्ह रहित आए, अर्थात कैसे, तो कर्ता कारक चिन्ह रहित आने का मतलब यह है कि कर्ता के साथ जो ने विभक्ति है वो ना हो, ठीक है, कर्ता के साथ ने विभक्ति ना हो। और एक ध्यान रखिएगा, कर्ता और कर्म दो इसमें चलेंगे, ठीक है, कर्ता ने और कर्म को, ये केवल आपको दो ध्यान में रखना है। कर्ता के साथ जो यहां पर लिखा है कर्ता कारक चिन्ह रहित का ये तात्पर्य होगा कि कर्ता के साथ ने विभक्ति या ने जो कारक चिन्ह है वो ना आए। जैसे मोहन, जैसे मान लीजिए ये कहूं कि मोहन ने क्रिकेट मैच में शतक लगाया, ठीक, ये तो यहां पर मोहन क्या है, ये मोहन क्या हुआ, कर्ता हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हुआ, कर्ता है। और यही जो ने है ये क्या है आपका, यही जो है कारक चिन्ह हुआ, ठीक, यही कारक चिन्ह हुआ। अर्थात अगर मान लीजिए इसके साथ नहीं है तो क्या होगा यहां पर, तो जो है मोहन के साथ अगर ने विभक्ति नहीं लगी है तो जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, इस कर्ता के अनुसार होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए लगी हो तो किसके साथ होगा, वो दूसरे नियम में है। खैर यहां पर हम लोग जो है उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। तो उदाहरण ये है कि संगीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। यहां पर क्या है, संगीता पुस्तक पढ़ती। अब संगीता क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है।
तो यहां जो पढ़ना क्या है, ये क्रिया हो गई, क्रिया। तो कैसी, यहां पर कौन सी है, स्त्रीलिंग, क्योंकि पढ़ती है। तो अगर मान लीजिए पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग का, पढ़ता पुल्लिंग हो जाएगा, पढ़ती क्या है, ये स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। तो यहां पर संगीता पुस्तक पढ़ती है, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका कि संगीता स्त्रीलिंग। यहां पर कोई भी जो है, यहां पर कोई भी एक तरीके से ने विभक्ति नहीं लगी है, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए जो आपकी क्रिया होगी वो इस संगीता के अनुसार अर्थात इस कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग है, तो पढ़ती है, ठीक है, पढ़ती है अर्थात जो क्या हो जाएगा, क्रिया भी एक स्त्रीलिंग एक वचन हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर एक है, राकेश पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक, तो क्या हुआ, राकेश क्या है, एक तरीके से पुल्लिंग और एक वचन है। ठीक, तो यहां पर सो गया अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग और एक वचन हो जाएगा। ठीक है, बस इन्हीं चीज को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता रहेगी, बस ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अगले नियम की ओर। बस यहां पर मैं ये कहूंगा कि धीरे धीरे आप लोग देखते हुए चलिए। तो चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम ये होगा कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ कर्म कारक चिन्ह साथ और कर्म कारक चिन्ह रहित आए, तो उस वाक्य की क्रिया, उस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होगी। ये हुआ। तो यहां पर ध्यान ये करना है कि कर्ता के साथ नहीं, सॉरी, कर्ता के साथ जो कारक चिन्ह है वो होगी, लेकिन जो कर्म के साथ है वो नहीं होगी। ठीक है, कर्ता के साथ ये आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये इस तरीके से कर सकते हैं कि कर्ता जो है के साथ कारक चिन्ह है लेकिन कर्म के साथ नहीं, तो ऐसे आप निशान लगा दीजिए, यानी कि कर्ता के साथ है, कट का चिन्ह लगा दीजिए एक्स का, यानी कि इसके साथ कर्म के साथ नहीं है, तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। उदाहरण स्वरूप तो यहां पर क्या होगा, अगर कर्ता के साथ कारक चिन्ह है अर्थात यहां पर आपको ने विभक्ति दिखाई देगी, ठीक है, लेकिन कर्म के साथ नहीं दिखाई देगी, तो इसकी जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, वो कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, कर्म के अनुसार होगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग देखें तो ये हो कि सरिता ने सुबह सुबह सेब खाया। ठीक, ये चीज। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा केवल कि सरिता क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक, यहां पर क्या है, ये कर्ता कारक चिन्ह है, कर्ता कारक चिन्ह हो गया। ठीक, ये आया हुआ है। सेब यहां पर आपका कर्म हुआ, लेकिन यहां पर आपका कोई भी कर्म के साथ कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो खाया ये क्या है, ये जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द, खाई नहीं। ठीक है, खाया। और सेब क्या हुआ, कर्म के साथ ये जो है कौन सा है, तो पुल्लिंग का शब्द हुआ। तो ये जो कर्म है
ठीक है, कर्म क्या है? एक वचन। सेब क्या है? एक वचन हुआ, एक वचन पुल्लिंग। तो ये जो क्रिया होगी खाया, तो ये क्या होगी? एक वचन पुल्लिंग होगी। ठीक है, तो बस इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सरिता स्त्रीलिंग, ने जो है इस कर्ता के साथ जो है कारक चिन्ह लगा हुआ है। सेब यहां पर कर्म है, सेब के बाद कोई भी जो है कारक चिन्ह नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि कर्म जो है कारक चिन्ह रहित है, कारक चिन्ह नहीं है। और सेब जो है एक वचन पुल्लिंग है, तो आप क्रिया क्या होगी? इस कर्म के अनुसार होगा, तो यहां पर खाया अर्थात जो है पुल्लिंग एक वचन होगी। ठीक है, दूसरा ये देख लेते हैं उदाहरण। राम ने इतिहास की पुस्तक पढ़ी। अब यहां पर देखिए वही बात हो गई ना, राम क्या है? आपका कर्ता, ने क्या हुआ? ये जो है कारक चिन्ह हुआ। ठीक है, किसका चिन्ह है? तो कर्ता का कारक चिन्ह है। पुस्तक आपका क्या हो? तो कर्म हो गई। और ये क्या है? एक वचन, पुस्तकें नहीं है। अगर पुस्तकें होता तो ये क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। ठीक है, एक वचन, और ये जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। तो यहां पर जो आपका फिर क्रिया क्या हो जाएगी? एक वचन स्त्रीलिंग, यानी कि ये होगा पढ़ी हो जाएगा। अगर यहां पर पुस्तक स्त्रीलिंग का है तो ये क्रिया आपकी स्त्रीलिंग होगी, पुस्तक एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। ठीक, तो यहां पर एक चीज ध्यान में आया कि यहां पर सरिता क्या है? स्त्रीलिंग एक वचन। ठीक, यहां पर कर्ता कारक चिन्ह है लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह है। ठीक, यहां पर सेब क्या हुआ? कर्म हो गया। सेब के साथ जो कर्म के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। ठीक, तो यहां पर जो है हम नियम के अनुसार देखेंगे कि कर्ता कारक चिन्ह के साथ, ठीक है, लेकिन कर्म जो है कर्म कारक चिन्ह रहित आए तो उस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तो यहां पर जो है कर्म क्या है? सेब है। सेब एक वचन है, पुल्लिंग है, तो यहां पर क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग होगी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां कि राम तो कर्ता एक वचन हुआ, ठीक है, और ये पुल्लिंग है। राम क्या है? पुल्लिंग शब्द का है, एक वचन है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो क्रिया है आपकी वो एक वचन स्त्रीलिंग हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कर्ता है वो कारक चिन्ह है, ने लगी हुई है, विभक्ति लगी हुई है। तो इसलिए पुस्तक जो है कर्म, पुस्तक कर्म है, कर्म के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो यहां पर क्या है? आपका क्रिया जो है इस कर्म के अनुसार होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले नियम की ओर, चौथे नियम की ओर। अभी तक आपने देखा कि कर्ता के साथ सबसे पहला नियम तो यह था कि किसी के साथ नहीं था। जब किसी के साथ नहीं था तो जो है कर्ता के अनुसार रहा। इसके बाद कर्ता के साथ तो कारक चिन्ह आया लेकिन कर्म के साथ नहीं आया। ठीक, तो कर्म के अनुसार हो गया। अब दोनों के साथ देख लेते हैं कि यहां पर अगला नियम है, यदि वाक्य में कर्ता एवं कर्ता एवं कर्म दोनों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो उस वाक्य की क्रिया, यहां दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, उस वाक्य की जो क्रिया होगी वो एक वचन, ध्यान रखिए, एक वचन, पुल्लिंग
अन्य पुरुष में होगी। अन्य पुरुष में होगी। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहां पर क्या था भाई, आपका जो कर्ता है उसके साथ भी है, कर्म के साथ जो कारक चिन्ह भी है, तो यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी आपकी एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए, जैसे पढ़ा पढ़ी तो पढ़ाया, खाया खाई खिलाया, ठीक है, सोया सोई सुलाया, यानी किसी अन्य पुरुष के द्वारा होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि मां ने बच्चे को खाना खिलाया। मैंने कहा नहीं खिलाया, तो ये क्या हुआ, अन्य पुरुष में हो गया। यहां पर आप ध्यान देंगे तो मां ने अर्थात कर्ता के साथ भी कारक चिन्ह है, बच्चे को अर्थात कर्म के साथ भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर जो क्रिया होगी आपकी, जो क्रिया होगी वो क्या होगी, वो एक वचन पुल्लिंग खिलाया है, ना कि खिलाई, और अन्य पुरुष में होगा। खिलाया पढ़ाया, जैसे इसमें कैसे शब्द का प्रयोग हुआ, खिलाया पढ़ाया सुलाया बताया जगाया सुनाया हंसाया, ठीक है, भगाया, ठीक है, ऐसे जो है मतलब शब्दों का अन्य पुरुष में प्रयोग होगा। ठीक, तो जैसे ये है, जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे ये तो एक वचन ही था, बहुवचन का एक वाक्य हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक वचन था। जैसे सावित्री ने अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया। ठीक, ये घर है भाई, धा मत सोच लेना इसको। ठीक, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, सावित्री ने, यानी कि सावित्री क्या हुई, कर्ता, कारक चिन्ह का प्रयोग है, सहेलियों को अर्थात कर्म क्या है, कर्म के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग है। सावित्री क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग, सहेलियों क्या है, यहां पर बहुवचन स्त्रीलिंग। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है नियमानुसार कि कर्ता और कर्म दोनों के साथ जब कारक चिन्ह हो तो वहां पर जो आपकी क्रिया होगी वो क्या होगी, पहली तो एक वचन, दूसरा होगा पुल्लिंग और तीसरा अन्य पुरुष, अर्थात यहां क्या, बुलाया। ठीक, ये जो रू है ये भी यहां ध्यान दीजिएगा कि जैसे रूप लिखना हो तो रूप, रुपया लिखना हो तो रुपया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको। ठीक, छोटा ऊ ये जो है ये बड़ा ऊ की मात्रा है, और ये जो है ये छोटा ऊ की मात्रा है, इसको यहां पर ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, तो अन्य पुरुष यानी कि ये नीचे की ओर लगा है, यानी अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहां पर ये बात ध्यान में आई, सावित्री ने कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी, सहेलियों को कर्म के साथ को विभक्ति लगी, घर पर बुलाया, अर्थात यहां पर नियमानुसार जो क्रिया होगी वो एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होगी। आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं। ये कितने हो गए थे, 4 हो गए थे, ये 5 हुआ था, खैर 5 हुआ था। तो छठे नियम की ओर बढ़ते हैं हम लोग, छठे नियम की ओर।
ठीक, छठा नियम क्या है? अब यहां से तो आ रहा था कि आपको दिखाई पड़ रहा था एक एक कर्ता चल रहा था अभी। अब यहां पर चलेंगे, मतलब एक से अधिक कर्ता आपको दिखाई पड़ेंगे इसमें। ठीक है, एक से अधिक कर्ता, और यहां पर मतलब भिन्न भिन्न लिंग के। जैसे मान लीजिए एक ही वाक्य में जो है पुल्लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है एक से अधिक कर्ता होंगे तो कहो एक समान जो है पुल्लिंग के हैं तो पुल्लिंग के हैं, स्त्रीलिंग के तो स्त्रीलिंग, या फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के जो है इसमें कर्ता आपको दिखाई पड़ेंगे। तो अभी तक तो था सिंगल, मतलब जेंडर में चल रहा था। अब जो है यहां पर एक से अधिक जेंडर के जो है यहां सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो छठे में क्या कहता है? यदि वाक्य में दो, इसको थोड़ा सा हम दूसरे कलर में लिखते हैं तो और थोड़ा समझ में, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के दो भिन्न लिंग के कर्ता सहित हो, ठीक है, और उनमें जो है सहित हो और वे आपस में संयोजक चिन्ह, मतलब जैसे योजक चिन्ह और एवं तथा वा आदि लगे हों तो उस वाक्य की क्रिया, अब यहां ध्यान कर लीजिएगा थोड़ा सा, उस वाक्य की क्रिया कैसी होगी? पहली तो बहुवचन होगी, बहुवचन पुल्लिंग होगी। यहां पर यही चीज ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए कि एक से अधिक कर्ता आ जाएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक से अधिक आ गए, जैसे मान लीजिए दो कर्ता हैं और एक कर्ता। अब यहां पर देखिए, जब एक कर्ता है यानी एक व्यक्ति है तो क्या होगा? एक वचन, अर्थात एक ही है। और जब दो कर्ता अर्थात दो व्यक्ति, तो यहां पर जब दो लोग हैं तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक से दो हो गया, यहां पर एक ही था तो एक वचन हुआ, एक व्यक्ति है तो क्या होगा? एक ही वचन होगा। लेकिन जहां एक और लग गया यानी एक से अधिक हो गए तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुवचन सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो व्यक्ति शब्द है, व्यक्ति या मनुष्य, ये जो है स्त्री पुरुष, इसके दोनों मतलब दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति के अंतर्गत जो है स्त्री पुरुष दोनों आएंगे और मनुष्य के अंतर्गत भी जो है स्त्री पुरुष दोनों आते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि व्यक्ति शब्द अगर लिखा हुआ है तो यानी पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, या मनुष्य शब्द लिखा हुआ तो वो पुरुष के लिए प्रयुक्त होगा, नहीं, वो दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे 24 घंटे में जो है 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होता है, लेकिन वो बोला क्या जाता है? 24 घंटे का दिन बोला जाता है, अर्थात उसके अंतर्गत जो है वो 24 जो है समाहित होता है। अर्थात दिन किसके द्वारा होता है? ठीक है, सूर्य के द्वारा होता है। तो सूर्य में कभी रात होती है? कभी नहीं होती, वो तो हर समय जो है प्रज्वलित रहता है। ठीक है, मान लीजिए भारत में रात हो गई तो उधर जो है आपका अमेरिका वगैरह में तो दिन होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है 24 घंटे का दिन बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दो कर्ता अर्थात बहुवचन और एक कर्ता है तो एक वचन, दो कर्ता या दो से ऊपर तो बहुवचन सीधा सीधा हो जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वाक्य में दो भिन्न, यहां पर यह चीज
3 नहीं है, 2 है। अगर मान लीजिए 2 से अधिक हो गए तो उसके लिए नियम अलग हो जाएगा। यहां पर केवल 2 है, 2 की बात कर रहा है। तो उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक है राम सीता वन को गए, ठीक, राम सीता वन को गए। अब यहां पर राम सीता, या फिर इस तरीके से भी लिखा हो सीताराम वन को गए, ठीक, दोनों। तो यहां पर ये योजक चिन्ह के द्वारा लिखा है, ठीक, ये योजक चिन्ह। जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये कहा जाता है, जो जैसे जो एक ही मतलब माना जाता है, जैसे जैसे अर्धांगिनी शब्द, अर्धांगिनी शब्द का अर्थ होता है कि आधा अंग, अर्थात जो पति पत्नी है वो क्या है, वो एक ही उनको माना गया है, यानी पति का आधा और पत्नी का आधा अंग मिलाकर के एक माना गया है, ठीक है। इसलिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर और शब्द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, यहां योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है, यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे राम सीता और लक्ष्मण, ठीक है, सीताराम और लक्ष्मण वन को गए, सीताराम वन को गए, सीता और राम नहीं होगा। यहां पर यह माना जाता है कि जहां पत्नी है वहीं पति है, जहां पति है वहीं पत्नी है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक, यानी ये साथ साथ, यानी साथ साथ विचरण करने वाले, इसी इनको सहधर्मणी कहते हैं, साथ साथ जो है, ठीक है। खैर, तो यहां पर क्या हुआ, 2 भिन्न लिंग के, सीता क्या है यहां पर स्त्रीलिंग का है, यानी ये कह दिया जाए स्त्री है, ये है पुरुष है, पुरुष। तो यहां पर क्या हुआ, 2 भिन्न लिंग के हुए, यानी यहां पर मेन चीज ध्यान देने वाली बात है कि 2 कर्ता हैं बेसिकली। तो यहां पर क्या हुआ कि जो ये क्रिया है वो किसके अनुसार होगी, तो क्या हो जाएगा, यहां पर कहा सबसे पहला है कि बहुवचन होगा, तो गए, ठीक है, और दूसरा है पुल्लिंग, ठीक। तो यानी कि जो है गए होगा, गई नहीं होगा, गए। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, यह पूछा गया था प्रश्न। तो यहां बाघ क्या है, यह जाहिर सी बात है पुल्लिंग का शब्द है, और बकरी क्या है, स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, नियमानुसार 2 भिन्न हो गए, 2 भिन्न लिंग के जो है कर्ता यहां पर आपको मिले। तो क्या, तो फिर यहां पर आपका जो क्रिया होगी, यानी पानी पीना, जो पीना यहां पर क्रिया हो गया, ये किसके अनुसार क्या हो जाएगी, तो पहला तो बहुवचन और दूसरा हो जाएगा पुल्लिंग। तो यहां पर पीती ना हो करके ये हो जाएगा पीते, ठीक है, पीते, बस। और यहां पर है, और यहां पर एक बिंदी जरूर लगी होगी। ध्यान ये कर लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए है और हैं में अंतर है, इन दोनों में, ये एक वचन का है और ये बहुवचन का है, ठीक है, ये एक वचन का है और हैं, ये जो है बहुवचन का। इसलिए थोड़ा सा आप लोग जैसे अगर मान लीजिए प्रश्न पत्र जब भी हल कर रहे हो तो ये बिंदी वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हिंदी व्याकरण में, ठीक है, इसका बड़ा महत्व होता है, ठीक है, कि एक बिंदी अगर गायब हो गई इधर से उधर तो ये मान लीजिए कि वो बहुवचन से एक वचन में लग गई तो एक वचन से बहुवचन में हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता आप लोगों को रहेगी, बस ये चीज, ठीक। जैसे मान लीजिए एक कहा जाए कि एक है, एक और उदाहरण इसी में देख लेते हैं कि गीता और महेश स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर यही चीज बात हुई ना कि जैसे सीता क्या है भाई,
सीता क्या है, तो जाहिर सी बात है स्त्रीलिंग का शब्द है। सीता क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है। और महेश ये भैया पुल्लिंग का शब्द है। तो यहां पर आपको क्या मिला, दो भिन्न लिंग के कर्ता। जब दो भिन्न लिंग के कर्ता आपको दिखे तो तुरंत जा रहे हैं क्या होगा, जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया आपका क्या हो जाएगा, पहला तो बहुवचन और दूसरा हो जाएगा पुल्लिंग। यहां पर अगर आ जाए कि जा रही हैं, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा चेंज करके दे दे, उल्टा दे दे, जैसे महेश और गीता स्कूल जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि यहां पर गीता है तो गीता के अनुसार चलेगा, तो बस यही गलती हो जाएगी। यहां महेश क्या है, पुल्लिंग है, गीता क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है। तो दो भिन्न लिंग के कर्ता आपको मिले, तो यहां पर जो आपकी क्रिया होगी वो किसके अनुसार से होगी, तो पहला तो पुल्लिंग हो जाएगा, दूसरा क्या बहुवचन हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, रहे हो जाएंगे। क्या होगा, जा रहे हैं, ये हो जाएगा इसके स्थान पर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नियम, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7। अब वहां पर क्या था कि भिन्न था, ठीक है, यहां पर आ जाता है समान आ जाता है। मतलब यदि वाक्य में दो समान लिंग के कर्ता संयोजक शब्द कौन कौन से हैं, और, एवं, तथा, व के साथ आए, संयोजक शब्द के साथ आए, तो उस वाक्य की क्रिया क्या होगी भाई, पहली तो बहुवचन और कर्ता के अनुसार और कर्ता के अनुसार होगी। यहां पर, और ये थोड़ा सा यहां पर लिख देते वचन, ठीक है, सॉरी वचन तो हो गया। यहां पर और जो मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में अगर हम कहें वो किसके अनुसार से होगी, वो कर्ता के अनुसार से होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए महेश है तो ये तो भैया पुल्लिंग शब्द हुआ, ठीक है, मतलब सुरेश और महेश, तो क्या है, दोनों मतलब दो समान लिंग के कर्ता हैं। और अगर मान लीजिए गीता है, गीता और सीता है, तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग के हैं। तो जाहिर सी बात ये है कि स्त्री क्रिया कौन सी होगी, स्त्रीलिंग की होगी। उदाहरण स्वरूप हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि रमेश और सुरेश स्कूल जा रहे हैं। तो जा रहे हैं यानी यहां पर क्या आपका बहुवचन और पुल्लिंग है, क्योंकि रमेश और सुरेश दोनों पुल्लिंग हैं। और यहां पर ये कहूं सीता और गीता पुस्तक पढ़ रही हैं। यहां पर सीता और गीता दोनों क्या है, स्त्रीलिंग के शब्द हैं, स्त्रीलिंग के कर्ता हैं। दो समान लिंग के कर्ता हो गए तो पढ़ रही हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, फिर जो है यहां पर एक तो बहुवचन और स्त्रीलिंग,
ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।